Yes or no? Actually, I'm just. Do you have any idea regarding AFM Unit 4? Theoretical. It's. Let me check. Yeah, it's done. The working capital management. Maybe I share the notes. ले चेक कर लीजिए एक बार वेबसाइट पे आपके यूनिट 4 के नोट अपलोड हुए हैं कि नहीं, तो मुझे बताइए। अगर नहीं हुए होंगे तो हम लोग कर देंगे. So now today we have seen our unit 5 and it is dividend policy and firm value. Okay, have you seen this PPT? Have you seen my screen? Yes, ma'am. Okay. So this is unit 4 and it is dividend policy and firm value. So here, this unit, we learn like why firm pay dividend. Okay. Then factors influencing dividend policy. Which factor that is most influenced in dividend policy? Then legal and procedural aspect. What is the legal process? We have seen a lot of insurance policies nowadays. Okay. So every policy have their legal ethics, right? Some plans are yeah, like rules, right? Age rules, then some kind of policy amount. Lot of plans are available now. Then bonus shares and stock splits. Okay, share back, buyback and valuation. Dividend policies in practice, dividend model, Walter model, Gordon model. We have seen first or second unit, right? Modigliani and Miller hypothesis. So model is which investment and dividends decisions are related. So all are the part of unit 5. So we have seen like that. So dividend is the part of profit of company, which is distributed by company among its shareholders, right? So shareholder who buy shares a big amount, a lot amount, so he will receive dividend, right? So it's a profit from whom? Distributors, right? जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए भी प्रॉफिट है, और जो अपन शेयर कर, अपन जो परचेस सेल करते हैं हमारे लिए भी है. बट इट्स अ लॉन्ग टर्म. अगर आप जितना समय के लिए रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, उनके लिए क्या है? प्रॉफिटेबल है. सो इसलिए कहा है कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर, राइट? सो it is the reward of the shareholders for investment made by them in the share of the wealth. What? Again read. It is the reward of the shareholders, राइट? रिवार्ड ऑफ शेयर. क्यों? देखिए, अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा, और अगर हमें उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है, ना डिविडेंड ना इंटरेस्ट. अभी तो बैंक में आपको पता ही है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां पे आपका इंटरेस्ट जो है कमी हो गया है. बट एक अच्छी बात हो गई है अभी कि हमें एवरी मंथ में जितना भी आपका सेविंग होता है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाता है. वॉट एवर, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, डजेंट मैटर. बट एवरी मंथ हमें अभी सारी बैंक्स जो होती है वो इंटरेस्ट जो है वो देने लग गई है. इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट. और एक आध दो बैंक होंगी जो क्वार्टरली बेसिस पे हमें पे कर रही है. बट मेरी जो बैंक है, मतलब जहां पे भी मैं रेगुलर ट्रांजैक्शन, तो मुझे एवरी मंथ में मैसेज आ जाता है, मंथ ऑफ द एंड में या फिर फर्स्ट ऑफ वीक में. ठीक है? सो दैट इज अ गुड थिंग. दैट्स व्हाई हियर सेइंग लाइक दैट कि इट इज द रिवार्ड ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय देम इन द शेयर ऑफ वेल्थ, right? So dividend affect both of longer and the
शेयर होल्डर मीन्स डिविडेंड जो है वो दोनों पे भी क्या करता है, व्हाट टू डू, आई, नाउ, वेयर, और हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इफ यू गेट अ गुड बेनिफिट, जैसे आपने एफडी में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आफ्टर 5 इयर्स उनका पहले प्रोविजन था बैंक का कि आपको डबल पैसा मिलेगा, अभी उन्होंने क्या कर दिया, टर्म बढ़ा दिया है ना, 8 साल रखना पड़ता है, तब जाके आपको डबल मिलेगा। तो उसमें क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो लिस्ट है, जब आप किसी बैंक में जाते हो और उनको पूछते हो कि मुझे स्कीम बताइए आपका, तो उनके पास बहुत सारे एन नंबर ऑफ होती है, और वो जो होती है उनकी स्कीम, वो आरबीआई रूल के हिसाब से क्या होती है, चेंज होती है ना। तो उनके कुछ रूल्स और एथिक्स होते हैं। जैसे मार्केट में भी, शेयर मार्केट में भी क्या होता है कि डेली बेसिस में जो फंड है या शेयर्स की प्राइस है वो क्या होती है, डे बाय डे चेंज होती है। अब हम लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे वो डे बाय डे चेंज होती है, लेकिन उनकी पॉलिसीज होती है ना, इतना मार्केट में उनको वो शेयर चलाना होता है। तो वो सोचते हैं कि अरे कल इसका प्राइस इतना था, आज गिरा दो, देखते हैं कितने लोग परचेस करते हैं। तो सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए वो क्या करते हैं, बढ़ाते, प्राइस बढ़ गया, शेयर बिक गए। सो इस तरह का जो उनका ये होता है, तो वो थ्रू लीगल पॉलिसी होते हैं, उनकी पॉलिसी होती है, और वो डे बाय डे चेंज होती है, सिर्फ मार्केटिंग, एनईएफटी, निफ्ट वगैरह में। बट बैंकिंग के नहीं होता है, बैंकिंग में आरबीआई के हिसाब से ही उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो एन नंबर ऑफ रेट्स आर देयर, 8%, 20%, लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मार्केट में इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज, इतनी सारी कंपनीज आ गई, तो वो बैंक से भी ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है कि नहीं, हम इतना पे करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो एन नंबर ऑफ होते हैं, एंड देन यू हैव डिसाइडेड एंड यू फ्लेक्सिबल टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी उनका प्लान होगा उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो। नाउ डेज अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, राइट। तो मार्च में बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो भी मार्केट में इतनी सारी पॉलिसीज है, वो आपको रोज कॉल आते होंगे, मुझे तो आते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो मैम, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसमें ये प्लान है, ₹1,00,000 इन्वेस्ट करो आपको पेंशन स्कीम मिलेगी, पेंशन, इतने एन नंबर ऑफ प्लान आते हैं, एन नंबर ऑफ, गॉट इट। सो बट व्हाट, अगर आपने इन्वेस्ट किया एंड इन इमरजेंसी अगर वो आपको पैसा नहीं मिलता है विथ बेनिफिट के साथ, तब आपको लगता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हो। आप सोचते हो नहीं यार, यहाँ पे ये नहीं है, मेरा पैसा डूब गया या फिर इसका, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी रुक जाइए। हाँ, सिर्फ लाइफ के हिसाब से, सेफ के हिसाब से या क्लेम के हिसाब से अगर सेफ इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पता होगा अटल पेंशन योजना के बारे में, यस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, yes or no? How many of you invest on that scheme? Hello, am I audible? Yes, ma'am. So how many of you, do you have an idea about Atal Pension Yojana? No, ma'am. Yes, no? Okay, कोई बात नहीं। आप अभी लेक्चर्स के बाद या दोपहर में आप गूगल पे डालिए अटल पेंशन योजना, व्हाट इट इज, ठीक है। सो उसमें क्या है पता है, एज वाइज, जैसे अभी आप लोगों का एज कम है, पेंशन प्लान है ना, अटल पेंशन, इट्स अ पेंशन प्लान। बट गवर्नमेंट ने वो स्कीम इतना अच्छा निकाला है कि जैसे अगर आप 20 इयर्स के हो या 18 इयर्स के हो, तो आपको मंथली सिर्फ ₹94 या फिर ₹100 पे करना है, उसमें स्कीम दिया हुआ है ना। लेकिन और आपको उसका एक दिया है कि आपको 35 साल भरने हैं, 40 इयर्स भरने हैं, ठीक है, या 30 इयर्स भरने हैं। आफ्टर दैट, है ना, आफ्टर 30 के बाद या 40 के बाद आपको पेंशन प्लान चालू होगा, तब आपको भरना नहीं है ना। ₹100 इज सफिशियंट, मतलब अभी आपके एज के हिसाब से 22, 24 या 5 के हिसाब से आपको 94 या ₹100 ही पे करने हैं। और आपको आफ्टर 30 के बाद आपने जो भी स्कीम में डाला होगा, तो आपको हर मंथली ₹5,000 मिलेंगे, ₹10,000 मिलेंगे, जो प्लान में आपने डाला है। तो मैंने जब इन्वेस्ट किया था, मतलब एज के हिसाब से है, तो मैंने जब इन्वेस्ट किया था तब 2013-14 में, तो मेरे लिए ज्यादा हो गया था वो अमाउंट, बिकॉज एज ज्यादा थी। सो अभी से अगर आप करेंगे, मतलब, और मेरे 2-4 फ्रेंड्स है जो मेरे से ज्यादा बड़े हैं, वो नियर अबाउट 30-35 क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको ₹1,000 पे करना पड़ता है मंथली। तो आप सोचिए कहाँ 1000 और कहाँ 100, और अभी भी वो स्कीम चालू है।
अभी भी आप अगर करते हैं तो 100 रुपए इनफ है, लेकिन आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ये लाइफ टाइम के लिए, और इसका जो पेंशन है वो लाइफ टाइम तक मिलता है, जब तक आप हो तब तक। और आपको अगर आपका नॉमिनी रखना है आफ्टर योर जाने के बाद तो भी आपको वो मिलेगा। आप स्कीम पढ़िए, इट्स अ वेरी गुड स्कीम, सीरियसली। एंड ऑल ऑफ यू, मैं तो आप सभी को बोलूंगी कि आप सभी लोग उसमें 100 150, इट्स नॉट अ टू मच, अभी से आप उसमें इन्वेस्ट करिए। मैम 5,000 मंथली, यस। अब हमारे लिए 46 है। 46 है? यस मैम। वाओ ग्रेट, तो फिर अब आज ही खोल दीजिए अकाउंट जाके। मेरा चालू है। वेरी गुड, वाओ नाइस। ऋतुजा और जयश्री? इस जयश्री। वाओ जयश्री, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। सो 46 मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो 46 रुपए पर मंथ, मतलब आप आफ्टर 30 इयर्स के बाद अगर आपको चाहिए वो पैसा, है ना, 30 या 35 25 वॉट, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं 5,000 या 10,000 पेंशन मिलना, इट्स अ बिग जोक है क्या। अभी अगर आप बोलोगे कि मुझे 5,000 10,000 दो, तो आपको काम करना पड़ेगा। बट अभी से आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए कितना सेविंग वाला प्लान है ये, है यस कि मैम। नहीं है। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा जयश्री, नाइस। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आज आपके लिए 46 कुछ भी नहीं है। बट जब आपके हाथ पैर नहीं रहेंगे, मतलब काम करना बंद करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अभी कहीं तो भी कुछ मिलना चाहिए, तो दैट टाइम वो पैसा मिलेगा। और उसमें एक स्कीम ऐसे भी है, आप एक साथ भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ बिजनेस करना है या कोई कुछ, तो उस टाइम भी आपको पैसा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दूसरी बात मैं आपको यही एक और अच्छी सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको पॉलिसीज निकालनी है ना, अगर आपको पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेस्ट LIC ही है, सबसे बेस्ट। क्योंकि इतने सालों से LIC ने सबको जोड़ के रखा है। आपको एक बात पता है क्या, जैसे ये रिलायंस है ना, मुकेश अंबानी, जितने भी टाटा वगैरह, तो मुकेश अंबानी को जब ये अपना बिजनेस ग्रो करना था ना, पैसा चाहिए था उसको, तो मार्केट में कोई भी उसको पैसा नहीं दे रहा था। आते थे, जगह देख के जाते थे, और सब उसको ये करते थे कि भाई ठीक है हम देंगे हम देंगे, लेकिन किसी ने भी उसको पैसा नहीं दिया बिजनेस के लिए। उसको पैसा दिया तो सिर्फ और सिर्फ LIC ने दिया है। गॉट इट। सो LIC में ही इन्वेस्ट करिए, लॉट ऑफ प्लान्स है, और उसमें आपको स्कीम भी है। LIC में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको होम लोन मिलता है। LIC में अगर आपको, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। और उसमें, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल के लिए, है ना, आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हो। कोई भी पॉलिसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी इसके लिए, ठीक है। तो अभी से आप अपना एक छोटा सा ही इंश्योरेंस करके रखिए, ₹1,00,000 का, और जिसका प्रीमियम बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद अगर आपको कुछ चाहिए, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो वही LIC आपको उसी पैसों से लोन भी देती है। गॉट इट। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी को वही बोलूंगी कि अभी से आप पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना चालू करिए, ठीक है। सो डिविडेंड पॉलिसी, अभी ये हम डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं, जो शेयर मार्केट में होते हैं, या फिर बैंक जो ये कहते हैं, जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, बॉन्ड्स है ना। तो इसमें भी पहले बहुत, अभी नहीं करते, अभी नए नए बॉन्ड्स, नए नए शेयर्स, नए नए स्कीम्स आ गए हैं मार्केट में, तो बिजनेस पीपल जो है वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं। वेट अ मिनट। So dividend policy must be such a way that it must reach in such a manner so as to equitable apportion the distribution of profit and retain earning, right. So dividend policy, it's a way that is must reach such a manner. Any kind of investment, especially shares, so you will get a dividend. A lot of people have purchased a big company share, a good company shares like Tata, right. Bank share is good. So lot of people are purchased SBI share. It's a very
हाईली कॉस्ट है ना, बहुत बड़ा है SBI का, बट उसके इम्पैक्ट भी वैसे ही है। ठीक है, सो ये सारे जो शेयर्स है ये कैसे है, लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है शेयर्स। ओके, सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो एंड जो आपको डिविडेंड मिलता है ना, डिविडेंड जो मिलता है पोर्शन, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग, वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग बढ़ता जाता है। जितना लॉन्ग टर्म होगा उतना आपका डिविडेंड, उतना आपका अर्निंग रिटेन क्या होगा, बढ़ेगा। इट्स थ्योरेटिकल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। अभी हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फर्म की बात करती है, तो फर्म के लिए एक डिविडेंड डिसीजन जो होता है वो हाउ मच वैल्यूएबल, क्योंकि कंपनी तो सारा पैसा अपना कैपिटल बढ़ाने में लगी हुई रहती है ना, सारा इन्वेस्टमेंट जो करती है वो कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के लिए करती है, राइट। सो फॉर दैट company's management or the director or anyone wants to have a good quality of decision making, because they know what, because they know if they invest their money on that particular product, so what outcomes come in, what's the results they will get. That's why they invest for a long term, because company have a big exposure in the market, big what we say, loans, right, debts. So why company invest in big share? Because of the reputation, because of the company's goodwill, है ना। विजय माल्या का केस आपको पता है, डू यू नो और नॉट? Do you have an idea about Vijay Mallya? Who Yes, is ma'am. he? कौन था विजय माल्या? Owner of Kingfisher Airlines and किंगफिशर, राइट। सो उसका क्या हुआ था, उसने क्या किया, लोन लेके सब फ्रॉड करके चला गया, बट उससे तो रिकवरी करनी थी है ना, उससे रिकवरी करनी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके सारे जितने भी अकाउंट्स थे सील कर लिए, जितने भी शेयर्स थे सील कर लिए। आज उसको उसका जो पैसा रिकवर गवर्नमेंट ने कैसा किया, उसके सारे शेयर्स बेच के, उसका जो भी था वो सब बेच के, उनका जो उसने जो भी फ्रॉड किया था वो क्या किया है, रिकवर किया है ना। सो मतलब अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका पैसा कहीं और जगह पे लगाया, अगर वो सील हो जाता है ड्यू टू दैट केस, है ना, बहुत सारे ऐसे, नीरव मोदी है, चंदा कोचर है, हर्षद मेहता था, तो ये जितने भी स्कैम, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, तो इनको भी गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं है। इनके साथ मतलब रेपुटेशन है ना, कंपनी का रेपुटेशन उन्होंने क्या किया, सेल कर दिया जो भी था, और उससे क्या किया, रिकवरी किया। तो ऑल कंपनीज जितने भी मार्केट में है, वो भी अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी गुडविल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और उनको उतना डिविडेंड भी मिलता है। और वो भी अपने शेयर लॉन्च कर लिए, तो उनके भी जितने भी शेयर्स होल्ड, जैसे हम लोगों ने परचेस कर लिए उनके शेयर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका डिविडेंड हमें देते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वॉट एवर द पॉलिसीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पॉलिसी होती है उसके हिसाब से। So there is conflicting view regarding the impact of dividend decision on valuation of firm, and every year by year, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज की आप बैलेंस शीट्स देखिए भी, उसमें अभी आपने SIP के लिए भी बनाई होगी, तो वो उस बैलेंस शीट में शेयर्स का जो पार्ट होता है ना, शेयर्स लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखेंगे, तो उनकी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनीज, और उसमें उनके शेयर्स लिखे हुए होते हैं, है ना, कितना शेयर्स, उनको इक्विटी शेयर्स, सारे शेयर्स के नाम, और उसमें उनका कितना वैल्यूएशन है, उनको कितना डिविडेंड मिला है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑल दे आर मेंशन इन बैलेंस शीट्स। अगर आपने पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़िए, ठीक है। उनके रिपोर्ट्स में जितने भी, जैसे टाटा के रिपोर्ट्स में जाएंगे, टाटा कंसल्टेंसी, वहां पे रिपोर्ट्स में आपको उनके बैलेंस शीट्स दिखेंगे लास्ट 5 years बिफोर के, और वो रीड करिए, अगर आपको आता है रीड करना तो वेरी वेल, क्योंकि मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, तो हर बार उनका जो
स्पेशली टाटा का है अभी तो ठीक है, जियो वगैरह लॉन्च हो गया है, उनका भी शेयर बढ़ रहा है मार्केट में, और अदर कंपनीज के भी देखिए, बैंक्स के भी रिपोर्ट देखिए, उनके शेयर्स देखिए, तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि सही में ये सारी चीजें होती है कि नहीं, और 100% होती है, 100%। क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट में काम करते थे तो हमें अभी ये जो मंथ रहता था मार्च का, तो फरवरी में ही हमें सारे शेयर्स क्या आ रहे हैं, और एवरी मार्च में सारी जितनी भी फर्म्स थी, कंपनीज थी, वो बिग शेयर्स परचेस करना चालू करती है, क्योंकि अभी जो शेयर के रेट होते हैं वो डाउन होते हैं, तो वो क्या करती है, परचेस कर लेती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, ये कंपनी ने इतना परचेस किया, वो कंपनी ने इतना परचेस किया, ठीक है, और आफ्टर 3 मंथ 5 मंथ उसका अगर कुछ अच्छा इम्पैक्ट होता है तो वो सेल कर लेती है, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म के लिए रख देती है, तो उससे क्या होता है, उनका वैल्यूएशन बढ़ता है कंपनी का। सो फॉर दैट पर्पस all firms or and companies buy good shares to increase their valuation. Got it? Now we will discuss two group of dividend policy. This is the irrelevance concept of dividend and relevance concept of dividend. Both are. So relevance concept and irrelevance concept क्या होता है कि that is और irrelevance के two approaches भी है, वो है रेसिडुअल अप्रोच एंड मॉन्डिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये जो मॉडल्स है उस बेसिस पे हम करते हैं। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करने से पहले हम सोचते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप LIC परचेस करिए, LIC इज अ गुड, लेकिन आप सोचेंगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा, मुझे अगर लेना है तो मैं लॉन्ग टर्म लूँ, शॉर्ट टर्म लूँ, क्योंकि बहुत सारे उसमें ये होती है। और आप अगर देखेंगे LIC पॉलिसीज में, आप इतना पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आपके हाथ में जब पॉलिसी आती है ना, तो उसमें सिर्फ आपका नाम और ये सारी चीजें बोल्ड अक्षर्स में दी होती है, और बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने मतलब सिंगल सिंगल लाइन इतने बारीक इसमें होते हैं कि आप पढ़ भी नहीं सकते, उसको पढ़ सकते हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं है। बहुत ही एकदम सारी उसमें आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस कब मिलेगा, क्या उसका बेनिफिट है, क्यों आप निकाल रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, सारे क्लॉज, एवरी क्लॉज। कभी आप देखी होगी तो आप पढ़िए, या फिर आप ऑनलाइन भी जाके गूगल में अगर आपका कोई पॉलिसी होगा तो उसका ये होगा, आप पढ़िए, उसके सारे क्लॉज उसमें दिए हुए थे। अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो कितना मिलेगा, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ईच एंड एवरी। कोई भी पॉलिसी आप अगर पढ़ते हैं, ICICI की होती है तो उसमें भी पढ़िए, है ना, तो वो सारे क्लॉज होते हैं उसमें। सो हम लोग अभी ये अप्रोचेस देखेंगे। इररिलेवेंट कंसेप्ट ऑफ अप्रोच के टू है, रेसिडुअल अप्रोच एंड मॉर्निंग्लानी एंड मिलर अप्रोच। इट्स अ मॉडल। तो जब भी हम कोई पॉलिसीज परचेस करना चाहते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जैसे शेयर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं यार ये डिफिकल्ट होगा या फिर हमारा पैसा डूब जाएगा, है ना, दैट काइंड ऑफ थॉट कम्स इन माइंड, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो इट्स ट्रू, अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत प्रॉफिट भी होते हैं। अभी कोविड में बहुत सारे लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट किए, है ना, ये इसके परचेस कर उसके परचेस कर। सो है, लेकिन उसमें फुल कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत स्टडी होना जरूरी है। जिनका अच्छा स्टडी है वो लोग काफी अच्छा उसमें ग्रो कर लेते हैं। सो लेट वी सी रेसिडुअल अप्रोच एंड मॉर्निंग्लानी मिलर अप्रोच ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. So first we have seen residual approach. What it is? In this approach, dividend decision have no effect in wealth of the shareholder on the price of shares. है ना, irrelevance का जो रेसिडुअल अप्रोच है, रेसिडुअल अप्रोच में डिसीजन जो होता है इसका वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे ये फिक्स्ड होता है ना। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आपको देना चाहे तो आपने बस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला अटल पेंशन कि आप डाल दो, है ना, तो आप लाइफ में कभी ये नहीं बोलोगे नहीं यार मैंने गलत डिसीजन लिया यार, 50 रुपए जा रहे हैं मेरे क्या मंथली, इट्स ओके ना, मतलब आपने उसको इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, है ना, क्योंकि उससे उससे आपकी वेल्थ बढ़ने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है नहीं। ये आपने क्यों इन्वेस्ट किया, बिकॉज ऑफ इट्स अ पेंशन प्लान, और वो आपको कब मिलेगा, जब आप 50 इयर्स के हो जाओगे तब मिलेगा, या फिर जब आप 40 इयर्स के हो जाओगे तब मिलेगा। तो अभी तो आपके पास 20-25 इयर्स है ना, तो आपने क्या किया, उससे लिया और उसमें हर महीने आप 50 रुपए भर रहे हो, तो इसका कोई इफेक्ट ना आप उसके
कि और वो बढ़ने वाला भी नहीं है। आज ऐसा भी नहीं होने वाला है उस पेंशन में कि आज आप 40 रुपीज या 50 रुपीज भरने वाले हो और 10 साल के बाद आपको 1000 रुपए भरना है, नहीं। बिकॉज क्योंकि उसकी स्कीम में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि मंथली यू हैव टू पे 50 रुपीज। हाँ, अगर आज की डेट में अगर मैं वो स्कीम परचेस करने जाऊंगी तो डेफिनेटली मुझे 1000-1200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो आप सोचेंगे, यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे डिसीजन लेने वाली बात है, कहा 50 और कहा 1200। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। है ना? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे वो हुआ आपका रेसिडुअल अप्रोच, मतलब आपने क्या किया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, है ना? So this is the decision, this is the dividend decision have no effect in wealth of the shareholders or the price of shares, है ना? मतलब उस पे आपका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन आपने आज इन्वेस्ट किया तो आपको इतना पता है कि 50 साल तक आपको या 35 साल तक या 40 इयर्स तक आपको सिर्फ 85 रुपए भरने हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट 5000 10,000 पर मंथ पेंशन। ठीक है, ये हो गया इसका। लेकिन शेयर्स के लिए तो अपन इतना नहीं सोच सकते, है ना? शेयर्स के लिए हमें क्या सोचना है कि जैसे आज आपने शेयर ले लिया, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना 2007 या और 8 में, ठीक है, मैंने एक जीवी के पावर का, मतलब एक जीवी के पावर के शेयर्स परचेस किए थे। उस वक्त जब हम नए नए होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये लेना चाहिए, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जीवी के पावर के थे, मेरे पास एक्सिस बैंक का भी शेयर था, बिकॉज तब नया नया ही आया था प्रोडक्ट। और किसका था? अडानी का था। उस वक्त अडानी का शेयर चल रहा था, मतलब 300-400 के हिसाब से चल रहा था, तो मैंने परचेस किया था। अब शुरू शुरू में नया नया था, तो मुझे ठीक है, बाकी सब ले रहे थे ऑफिस के, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ यार, चलो इनके साथ मेरा भी कुछ हो जाएगा। बट हुआ ये कि जीवी के पावर का जो शेयर था वो 2 रुपए कुछ था उस टाइम पे। वो 1 रुपया 30 पैसा ऐसा था। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। 0.5 पैसा बढ़ता था बस। तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं, एक 300 रुपए के शेयर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन मतलब वो कब खरीदे थे? 2008 में। हाँ, सोच लीजिए 2008 पे। उस वक्त मैंने, चलो भाई क्या होता, दो जाएंगे तो जाएंगे, 200-300 रुपए जाएंगे, ये सोच के मैंने ले लिया। अब जब मेरे मतलब, और मैंने छोड़ भी दिया उसको, मैं देखती थी कितना बढ़ रहा है कितना नहीं, उसका वो ऐप आता है ना, तो देखती थी मैं रोज, कुछ नहीं 5 पैसे बढ़ रहा है, 10 पैसे बढ़ रहा है, ऐसे। बाकी के जो अदर शेयर थे, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या फिर वो अडानी के हो गए, तो उनका काफी ये होता था। तो मैंने क्या किया था, अडानी का जैसे मैंने मान लीजिए कि एक शेयर मैंने 40 या 30 रुपीज का लिया होगा, या तो ऐसे मैंने 10 शेयर ले लिए थे या 15 शेयर ले लिए होंगे। तो विद इन 10 या 15 डेज में जो जिसकी वैल्यू थी 50 रुपए, तो वो 60 पे चला गया, 60 रुपीज बढ़ गया। तो मुझे एक्साइटमेंट हो गया, मैंने बेच दिया। ठीक है, मतलब 10 रुपए मिल रहे भाई एक शेयर पे, तो मैंने क्या किया, उसे लिया और उसे बेच दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मैंने परचेस किया, तो वो 1 साल तक चला, वो बढ़ा ही नहीं, तो मैंने उसको लॉस में बेच दिया। तो डिसीजन देखिए, हमारे डिसीजन कैसे, क्या नहीं होता है, हमें पेशेंस नहीं होता है ना। फिर बेच दिया, फिर उसके बाद 2 साल और रुके, फिर इसका मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेते थे बेचते थे, लेते थे बेचते थे ऐसे। लेकिन जीवीके का अभी तक मतलब तब तक नहीं बढ़ा। ठीक है, आज की डेट में मुझे नहीं पता जीवीके का क्या है क्या नहीं, मैंने वो छोड़ ही दिया है। बड़ा होगा तो गुड एंड वेल। मतलब इस टाइप के जो हमारा होता है, मतलब एक्साइटमेंट जो होता है ना शेयर्स के लिए, वो हमारा फिर खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है यार हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, तो क्यों नहीं हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें उसका बेनिफिट मिले। हाँ, लेकिन उसका लेटर मुझे अभी भी आता है, उसका डिविडेंड का जो ये होता है ना मैसेज, या फिर उसका लेटर एवरी ईयर में मुझे आता है कि यस अभी इसका ये हुआ है, पता चला है कि अभी वो बढ़ गया है। तो ठीक है भाई, बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त कितना इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 100 या 200 रुपए 2008 में। अभी कौन सा चल रहा है? 2022। देखना पड़ेगा। अच्छा, वो मुझे याद आया ये चैप्टर से, आज ही देखूंगी उसका क्या स्टेटस है। कल आपको बताती हूँ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। ठीक है, सो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग शेयर्स के, रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टमेंट के, तो हमें बहुत
सोच समझ के लेना होता है। अगर हम इंडिविजुअली है तो हमारा डिसीजन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी पैसों की जरूरत होती है और हमारे हमें एक्साइटमेंट बहुत होता है। देखा रोज देखते हैं कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा। बट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो बड़े बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, उनको पता होता है, क्योंकि वो लाखों के शेयर्स परचेस करते हैं, हमारे जैसे 10 20 50 के नहीं, कितने के लाखों करोड़ों के शेयर्स दे बाय। सो इम्पैक्ट तो होगा, वैल्यू तो बढ़ेगी, है ना। सो इन दिस थ्योरी, जैसे हम ये रेसिडुअल अप्रोच की थ्योरी देख रहे हैं, तो इन दिस थ्योरी डिविडेंड डिसीजन इज मियरली अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, है ना भाई। सब ऑब्वियसली पैसा जा रहा है तो फाइनेंशियली होगा। सो बिकॉज अर्निंग अवेलेबल मे बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर री इन्वेस्टमेंट if profitable investment is available, and if not available, the it can be distributed as dividend. कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, उस पे मुझे 5,000 का डिविडेंड मिला, प्रॉफिट हुआ, तो क्या करूंगी मैं, मेरा पैसा कितना हो गया, 1,05,000 हो गया या 1,10,00,000, तो मैं क्या करूंगी, फिर से उसको री इन्वेस्टमेंट करूंगी, प्रॉफिट है ना, फिर से उसको तो उसका जो भी 50% या 20%, वॉट एवर आई डिसाइडेड एज पर द पॉलिसी और एथिक्स, तो मैं उतना परसेंट जितने भी मतलब मेरे शेयर जिन जिन लोगों ने परचेस किए उनमें क्या करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, क्योंकि पॉलिसी में स्ट्रिक्टली दिया है, आपके लीगल में क्लियर किया है कि आपको इतने परसेंट का डिविडेंड एवरी डे, ईयरली या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको आपके शेयर होल्डर्स को देना है ना। जैसे प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, एम्प्लॉय में देते हैं, उनको बोनस देते हैं, उनको इंक्रीमेंट देते हैं, है ना, ऑन दैट। सो सेम थिंग, बट योर डिसीजन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। समझ में आया ये पार्ट, थोड़ा सा आपको लगेगा, बट अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम तक काम में आएगा। यस, तो इसमें Yes, ma'am. जितने भी अप्रोचेस है, नॉट ओनली अप्रोचेस, बट इसमें जितने भी थ्योरी कैसे यूज की जाती है, कैसे मॉडल्स के बारे में सोचा जाता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। अभी ये जो मॉडल दिया है, ये मॉडल मतलब एक पार्ट है, जैसे हम लोग किसी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि नहीं ये बैंक अच्छी है ना, ये बैंक आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगी, इसमें आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोचेस, तो उस वक्त मतलब अभी भी जितने भी मार्केटिंग में या शेयर्स में लोग हैं, तो वो इस जो ये मॉडल है, मॉर्निंगलानी मिलर और अप्रोच का जो मॉडल है, उसे यूज करते हैं। अब ये मॉडल क्या है, ये मॉडल में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डाली हुई है, पॉलिसी के रिगार्डिंग या डिविडेंड के रिगार्डिंग या शेयर्स के रिगार्डिंग, और उसी को वो फॉलो करते हैं, दैट इज द रूल, है ना। जैसे प्रोसेस होता है ना कि भाई सबसे पहले अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट या नया शेयर लॉन्च हो रहा है, तो उसका पहले क्या करो, एडवर्टाइजमेंट करो। एडवर्टाइजमेंट में आपने अगर कहीं पेपर देखते हो, पेपर पढ़ते हो आप, तो पेपर में जब आप पढ़ते हो ना, तो ये शेयर वाला देखना आप कभी, इतने बारीक बारीक दिए रहते हैं। मुझे मतलब पहले मतलब 15 साल पहले मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था शेयर पढ़ने का, मतलब सभी को होता है, जैसे बीकॉम वगैरह हो जाने के बाद सबको लगता है कि शेयर मार्केट पढ़ना चाहिए, क्या होता है, सबको पैसा कमाना होता है ना, 1,00,000 2,00,000, तो सब लोग उसके पीछे भागते हैं, सब लोग देखते हैं कि भाई कैसे करना है। फिर पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं, पापा 2,000 दे दो, सिर्फ 2,000 दे दो, पापा मुझे 5,000 दे दो ताकि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, मैं आपको 5 के 10,000 दूंगा, क्योंकि मैं थी, मुझे पता है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ तो उसमें करेंगे, लेकिन सभी लोग उसमें नहीं होते हैं। तो दैट इज द मॉडल, कि उसमें उन्होंने दिया है कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर कोई शेयर नया मार्केट में आता है तो उसे कैसे प्रपोज करना है, उसका कैसे एडवर्टाइज करना है, फिर उसका प्रोसेस क्या है, कितना परचेस करना है, क्योंकि सारे शेयर्स की जो ये होती है वो लिमिटेड होती है, आपको 100 परचेस करने होते हैं या आपको 200 परचेस करने होते हैं। ऑन दैट बेस फिर उनकी पॉलिसीज होती है कि इतने दिन में आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, उनकी मीटिंग्स होती है वो, या फिर उनका क्या बोलते हैं, क्वार्टरली या ईयरली बेस पे उनका वो ये होता है, वहां पे जाके आपको अटेंड करना होता है, पार्ट एज अ मेंबर, आप उसके मेंबर बन जाते हैं। जैसे भी आप किसी, उसका क्या हो जाता है, आपका पार्ट बढ़ जाता है ना उसका। तो इसी बेस पे आपको क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। बैंक्स, जितनी भी म्यूचुअल फंड्स की कंपनी, अभी तो एन नंबर ऑफ पॉलिसीज की कंपनीज आ गई, एन नंबर ऑफ कंपनीज हैव के प्लेसमेंट्स आ गए हैं,
है ना। कल या परसों ये मैंने सुना था कि किसी का इंश्योरेंस कंपनीज में ये हो गया है क्लेम में। तो अब आज की डेट में आप देखेंगे गाड़ी का क्लेम होता है, हमारे हर बॉडी के पार्ट का क्लेम होता है ना। हर बॉडी के पार्ट का, जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा रिसेंटली, जो अपनी लता मंगेशकर जी गई है, उन्होंने अपने थ्रोट का इंश्योरेंस करवाया था। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंस आ गया है इंश्योरेंस में, पॉलिसीज में, इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। सो दैट इज द अप्रोच, दैट इज द मॉडल। तो nowadays company, insurance company have launched a lot of insurances, ठीक है। और उस पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए वो मोटिवेट करती है। एडवर्टाइजमेंट में भी हम देखते हैं HDFC की आजकल एडवर्टाइज आ रही है, SBI की आ रही है। उसमें भी अभी आजकल बेटियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए नए नए प्लान्स आए हुए हैं, है ना। सो एन नंबर ऑफ पॉलिसीज आर देयर। बस सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाता है या उसके पहले से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहने लग जाते हो, तो आपको उसमें बिग बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम होता है ना। सो दैट इज सो splitting of earning between retention and dividend may in manner firm likes, है ना। सो डिपेंड करता है कि आपका रिटेंशन क्या है, और इसमें, लेकिन इसमें क्लॉज होते हैं, लीगल एथिक बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है, बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस करने होते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशंस फ्यूचर के है, पहले से ही प्लान करना है सारी चीजें। अगर आपको कोई पॉलिसी निकालनी है तो पहले से ही प्लान करना है, कितने साल का उसका क्राइटेरिया होगा, है ना। कितने साल तक उसके आपको पे करना है, उसमें आपका कितना डिविडेंड होगा, कितना उसका बोनस होगा, पहले से ही प्लान होता है। आफ्टर दैट वो प्लान मार्केट में आता है। गॉट इट। उसके बाद लोगों को वो इन्वेस्ट करने के लिए हम ये कहते हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे तो आपका कोई एजेंट होगा या फिर कोई आपको अगर नॉलेज लेना है पॉलिसी का, तो आप किसी भी बैंक में जाके बैठ जाइए, उनको बोलिए कि मुझे पॉलिसी निकालना है, तो आपको वो बोलेंगे कि आपके पास टाइम है, क्योंकि उसे बहुत एक्सप्लेन करना होता है। ऐसे नहीं कि भाई दे दिए पैसे। वो आपको पहले एक दिन बिठाएगा, वो स्कीम समझाएगा कि क्या स्कीम है इसकी, ठीक है। फिर उस स्कीम में आपको बताएगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है, कैसे करना है। उसका कैलकुलेशंस आपको बताएंगे कि कितना प्रीमियम आएगा, 5 इयर्स के बाद आपको कितना मिलेगा, 10 साल के बाद कितना मिलेगा, और मैच्योरिटी के टाइम पे कितना मिलेगा, राइट। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि इसमें और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो अब क्या होगा, अगर आपके कुछ लोन चाहिए तो कितना मिलेगा, क्या होगा, वो सारे प्लान आपको समझाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको समझेगा, क्योंकि आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको अगर इन्वेस्ट ही नहीं करना है तो आप क्या सोचेंगे, बस एक कान से सुनेंगे, हाँ हाँ, हो, नहीं नहीं, यस यस, नो नो करके छोड़ देंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। गॉट इट। सो बहुत सारे मॉडल्स है। ऐसे ही मॉडल्स में वो लोग क्या करते हैं, अपने नए नए प्लान लाते हैं, उसे लॉन्च करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। So in this theory it says that dividend policy has no effect on market, है ना। उसका कोई डिविडेंड का जो होता है उसका इफेक्ट मार्केट में नहीं होता है। ऑफ द शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमिन्ड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इस पे कोई, जैसे अगर आपने कोई प्लान लिया 1 लाख का वगैरह LIC का, और उसको आपको 5 साल के बाद उसमें 30,000 मिल रहे हैं एवरी 5 इयर्स, और मैच्योरिटी के टाइम में पूरा 1 लाख या फिर जो भी है आपको मिल रहा है, सो दैट इज गुड ना। आप सोचेंगे देखिए यार, मैंने 5 साल तक भरा और मुझे ये मिल रहा है। एक साथ जब पैसा हमारे हाथ में आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इन्वेस्ट तो हमें थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ ऐसे समय में हमें अगर मिलता है तो काफी सारे प्लान्स हम कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हम परचेस कर सकते हैं, या एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। जैसे गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे हमारी जो ग्रैंड मदर थी, उन्हें बहुत ही ये था गोल्ड का। वो हर मंथ में
1 ग्राम लेती थी हर मंथ में, तो हम लोग उसे बोलते थे क्या सोना करेगी, क्या इतना। लेकिन जब वाकई में हम लोग बड़े हो गए और शादी करने लायक हो गए, तब हमें रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, सही में गोल्ड की क्या वैल्यू है। और जब घर में ऐसी कुछ सिचुएशन आई थी तो किसी के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन सिर्फ नानी माँ के पास पैसा था। क्यों? क्योंकि उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था। आप इमेजिन नहीं करेंगे, उनके पास इतना गोल्ड था कि उस वक्त हमें 15-20 लाख इजीली मिल गए थे। गॉट इट? सो हम लोग जिनके मतलब आज रियलाइज होता है कि आज तो हम सोना ले ही नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू 50 तक पहुंच गई है ना। बट उस वक्त बहुत सस्ता था, 2000-3000, लेकिन कौन करेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं कि इन सब चीजों में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग लाइफ का बेनिफिट मिलता है। कभी कुछ भी अगर हमें चाहिए इमरजेंसी में, लेकिन अभी देखिए लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का कैसा है कि जल्दी सेल नहीं होता। अगर करना भी है तो आपको फिर लॉस में करना होता है ना। अभी तो आपने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपना कोविड में घर बेच दिए, ये बेच दिए। लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए, इसलिए प्रॉपर्टी में ना कम इन्वेस्ट करिए, करिए लेकिन कम। हाँ, अगर आपको उससे मंथली रेंट वगैरह मिल रहा है तो गुड एंड वेल, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी जो पॉलिसीज है, गोल्ड है, इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ओ माय गॉड, सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज द प्लान। सो नेक्स्ट, सो दिस इज द एजम्पशन, मतलब एक एज्यूम किया गया है कि देयर इज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अगर आपको अपना ग्रोथ करना है, मतलब पर्सनली या फर्म बेस, तो इससे आपका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल में क्या क्या आता है आपका, मतलब गुडविल भी बढ़ती है ना। आपका रेपुटेशन होता है मार्केट में कि नहीं यार, ये कंपनी के पास इतने सारे शेयर है। विजय माल्या के पास शेयर्स थे, इसीलिए तो उसको अपने गवर्नमेंट ने वहां पे जाके अरेस्ट नहीं किया। कर सकती थी, बट ये मस्त बिंदास बैठी थी। उनको पता था कि ये कुछ नहीं कर सकता। हमने इसका सारा बैंक अकाउंट, शेयर सब सील किए हैं। मार्केट में जिस दिन शेयर बढ़ेगा हम इसका बेच के अपनी रिकवरी करेंगे। और ना, हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट नहीं, हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते। कुछ ना कुछ उसके उनके पास होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं ना उसके अगेंस्ट में। हाँ, उसके पास अगर जीरो ही होता था, कुछ नहीं होता था, तो वो सोच के उसका एक्शन ले सकते थे। मिला तो उसकी स्टोरी आपको डिटेल पार्ट देयर इज अ। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति बनना है, तो सबसे अभी से और 20 साल तक आप पेशेंस रखिए। 20 साल के बाद आप देखिए कि आपके पास उतना पैसा तो होगा ही जिसको आप बाद में इन्वेस्ट करके आप करोड़ों कमा सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। बहुत अच्छा है करोड़। आज ही आपको शॉर्ट में इन्वेस्ट करना होगा। इससे सस्ता और सुंदर उपाय कहीं नहीं है। पेशेंस और इन्वेस्टमेंट। आज का इन्वेस्टमेंट आपको 20 साल बाद काम आएगा। नहीं तो बस आज भी खाली बैठे हैं, बाद में भी 20 साल बाद में भी जॉब ही नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो करिए अभी से, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करिए। बहुत सारे बच्चे नहीं, अभी ग्रेजुएशन हो गया, गाड़ी चाहिए, घूमने से लेते हैं कि नहीं, खुद का अभी से स्टार्टअप करना चालू कर दिए, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। Got it? So investors behave rationally. डेफिनेटली उनका जो बिहेव होता है रैशनल। कहाँ इन्वेस्ट करूं? ऑब्वियसली अगर मुझे कहीं अच्छा प्लान मिल गया और वो मुझे 5 साल में अच्छा देगा, और आजकल फ्रॉड कंपनीज भी बहुत है, वो बोलती है यार तुम 1 लाख दो, मैं आपको 2 साल बाद 2 लाख। बिल्कुल ऐसे, इसमें तो आप बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है ना हार्डवर्क के, वो लेट ही मिलते हैं लेकिन अच्छे मिलते हैं। गलती से भी ऐसे प्लान में, ऐसे स्कीम में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैं अभी भी बोल देती हूँ, जहां आपने किया आप फंस गए, क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनीज बहुत है, आई और चली भी गई, जिन लोगों के पैसे डूब भी गए। इसलिए एक तो बैंक्स, नेशनल बैंक्स पे भरोसा करिए, अच्छी बैंक में अकाउंट ओपन करिए अपना। दूसरा है कि आपको पेशेंस रखना है। गॉट इट? सो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी कंपनी में, कोई भी इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले
आप उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे अभी वो मार्केट में भी बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं ना, जैसे आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है तो उसमें भी इतने फ्रॉड आए हैं। कल वन ऑफ माय फ्रेंड्स है कि उसने कौन सा वो मीशो का ही कोई नया ऐप है उसमें ये किया और उसका अभी तक पार्सल ही नहीं आया, 1 महीना हो गया। उसने वहां पे कंप्लेंट भी करी कि कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने उसको बोला कि तू ऑनलाइन पढ़ कि उसका सही है कि नहीं। जब उसने पढ़ा यूट्यूब में वगैरह ऑनलाइन में तो उसे पता चला कि अरे ये तो फ्रॉड कंपनी है, गए पैसे उसके। सो प्लीज अवेयर अबाउट इट, पहले पढ़िए बाद में इन्वेस्ट करिए। अच्छी कंपनी का लीजिए, जैसे अमेजोन है, ये इनका अच्छा ही है ना। तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए। एक्साइटमेंट में कोई भी काम मत करिए, सोचिए, डिसीजन लीजिए। अभी आप एमबीए पढ़ रहे हो तो कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पेशेंस रखे, सारी चीजों में ध्यान दीजिए। नॉलेज, गलतियां होती है आई नो, बट उससे सीखिए, है ना। सो नो इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इन्वेस्टर पे मार्केट प्राइस का कोई, एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आज मैंने 100 रुपए के शेयर ले लिए और फिर कल मुझे पता चला कि भाई वो जो शेयर मैंने 100 रुपए में लिया था आज उसकी वैल्यू 90 रुपए है, तो मुझे क्या इफेक्ट करेगा। अगर मुझे लगता है 90 के हिसाब से लेना है तो मैं ले लूंगी, लेकिन जो मैंने पहले 100 रुपए का खरीदा है उसको तो मैं 90 में नहीं कन्वर्ट कर सकती, क्योंकि उसके रूल्स एंड एथिक्स है। ठीक है। सो इसका इन्वेस्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जो रेट से आपने लिया है उसी रेट पे आपको, जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक आपका प्राइस नहीं मिलेगा। सो द फर्म रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसलिए फर्म जब भी इन्वेस्टमेंट में करना चाहती है तो बहुत सोचती है ना, कहाँ करना चाहिए। फ्यूचर के हिसाब से आपको फ्यूचर प्लानिंग करना आना चाहिए अभी से। ये आपका परफेक्ट एज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। जैसे कंपनीज, मार्केट, जैसे आपके भी स्टार्टअप रहेंगे, आपने भी कुछ नया सोचा होगा मार्केट में क्या करना है, नया बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस हिसाब से अगर आप सोचते हैं फ्यूचर 20 साल में सोचूंगा ही नहीं या 5 साल में सोचूंगा ही नहीं, मिलेगा उसका बेनिफिट मिलेगा। पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सो देयर इज नो रिस्क एंड अनसर्टेन, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होती है। रिस्क इन द सेंस कि भाई जब आपने अगर 10 साल के लिए कर लिया तो 10 साल के तक आपको रिस्क नहीं है, ऐसा, राइट। नाउ द रिलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड। अभी तक हमने रिलेवेंस देखा, अभी रिलेवेंस देखते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस इन रिलेवेंस, वॉल्टर अप्रोच एंड गॉर्डन अप्रोच। ठीक है, इररिलेवेंस में मॉडिंगलानी था, ठीक है, अभी इसमें वॉल्टर और गॉर्डन का है। सो वॉल्टर का जो अप्रोच है वो कहता है कि इन दिस अप्रोच इट शोज दैट डिविडेंड डिसीजन आर रिलेवेंट एंड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। इसका जो है वॉल्टर का वो काफी स्ट्रॉन्ग है डिविडेंड, क्योंकि ये लोग पॉलिसी ही ऐसे बनाते हैं ताकि लोग उससे बाय कर सके। इफेक्ट होता है कि नहीं, ये आज ही प्लान है, ये प्लान सिर्फ 10 दिन के लिए वैलिड है, अगर आप 10 दिन में इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ऐसे प्लान्स होते हैं, है ना। सो इन दिस अप्रोच इट शोज द डिविडेंड पॉलिसी हैज 2 फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टेड बाय 2 एलिमेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें 2 पे अफेक्ट होता है, one is cost of capital and another is rate of return. Got it? So this is the big approach. Walter approach is a big approach for investment and to investment in policies and especially dividend policy. So according to Professor Walter, rate of return greater than investment or dividend, right? So in the firm higher rate of return on its investment than the required rate of return, so firm should retain earning. Such firm are termed as growth firm. क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट पे जितना आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो बैक आएगा वो ज्यादा ही आएगा, हाईली आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सो दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न लेस देन
investment. So in such earn lower rate of return or its investment than the required रेट ऑफ रिटर्न. आप जब अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो या कोई आपका पहचान का होगा तो उनको पूछना कि उसका कैलकुलेशंस क्या होता है. कोई भी आपको इतना जल्दी नहीं बताता कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि उसको रीड करना होता है, समझना होता है. उनके पास सारी, जैसे आज मैंने अगर कोई प्लान ले लिया तो मेरे प्लान के सारे कैलकुलेशंस उनके पास है, सब, एवरीथिंग. गॉट इट. तो इसी तरह से ये सारी चीजें वर्क होती है. एक सेकेंड, ठीक है. सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि रेट ऑफ इक्वल ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट एज एक्सपेक्टेड. मतलब ठीक है, जितना किया उतना मिला. So the firm on equal rate of return on its investment as expected. In such firm there is a no optimum dividend payout and the value of the firm would not change with the change in dividend rate. नहीं होता है. जो रेट दिया है 4% तो 4% के ही हिसाब से मिलेगा. बट शेयर में क्या होता है, प्राइस के हिसाब से आपको मिलता है. जितना रेट रहता है उस हिसाब से मिलता है. Right. So in such firm there is a no optimum dividend payout and the value of the firm would not change with the change in dividend rate. Got it? So अब हम यहाँ के लिए रुक जाते हैं. कल से या फिर जब हमारा लेक्चर होगा तो आप ध्यान में रखिए, अभी हमें कौन सा अप्रोच पढ़ना है, गॉर्डन अप्रोच पढ़ना है. ठीक है. सो गॉर्डन अप्रोच में हम लोग देखेंगे क्या अप्रोचेस है. वॉल्टर में हमने देखा कि इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है एंड इज इक्वल टू होता है. अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोर देन में करते हैं तो उसके अर्निंग्स ज्यादा होंगे, लेस देन में करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और अगर इज इक्वल टू करते हैं मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में तो वो भी फिक्स ही रहेगा. गॉट इट. सो this is the approach of Walter. कि और अभी मुझे भी लग रहा है कि आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है. अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो यू मे आस्क कि कंफ्यूज है ना. तो कंफ्यूज कैसे, हर महीने 100 रुपए आप इन्वेस्ट करिए और आफ्टर 20-30 ईयर्स बाद आप देखिए कि उस 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है ना. हमारे जब हम लोग थे तो हमारे इसमें 5 पैसे से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उस वक्त हमारे लिए वो बहुत बड़ा था इन्वेस्टमेंट. 5 पैसे, 1 रुपया. आजकल तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं, 100 या 500 की भी कोई वैल्यू नहीं है. वो तो ऐसे ही यूं चले जाते हैं. बट उस वक्त थी. तो हम लोग उस वक्त से अगर सोचते आ रहे हैं तो हम आज भी अगर कभी रियलाइज होता है कि नहीं, उस वक्त हमें वो 5 पैसे में क्या क्या चीजें खरीदते थे, कितनी वैल्यूएबल थी वो सारी चीजें. आज तो दिखते ही नहीं है, वो तो सारे बंदी हो गए हैं और उनका डिजाइन भी चेंज हो गया है ना. सो दैट इज द थिंग कि इतनी सारी चीजें चेंज होते ही रहता है. जब आप भी अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आफ्टर 30 इयर्स बाद या 20 इयर्स बाद क्या चेंज होने वाले हैं हमें भी पता नहीं है. बट इन्वेस्टमेंट जरूरी है. हाँ, आज का इन्वेस्टमेंट आपको बाद में काम जरूर आने वाला है. ओके. सो इफ यू आस्क एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. कोई डाउट है तो बोलिए. नो डाउट. वो तो No, ma'am. ओके देन गुड डे. टेक केयर. Thank you, ma'am.